हेलो गाइस, वेलकम टू एनकेएल क्लासेस। माय नेम इज़ नवल किशोर लोधी और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे को जिसका नाम है वर्क एंड प्ले। तो जो वर्क एंड प्ले ऐसे है, इसे लिखा गया है हर्बर्ट रेड के द्वारा। हर्बर्ट रेड का जन्म 1893 में हुआ और इनकी जो डेथ है दैट वाज इन 1968। तो वर्क एंड प्ले नाम से जो ऐसे दिया गया है वो लिखा गया है हर्बर्ट रेड के द्वारा। अगर मैं कहूँ तो इस पर्टिकुलर ऐसे को एट्रोफाइड मसल्स एंड एम्प्टी आर्ट से लिया गया है, जो कि न्यू साइंटिस्ट नाम की एक मैगजीन में पब्लिश हुआ था 14 मई 1964 में। तो याद रखिए, वर्क एंड प्ले एट्रोफाइड मसल्स एंड एम्प्टी आर्ट से लिया गया है, जो कि न्यू साइंटिस्ट नाम की एक मैगजीन में पब्लिश हुआ था 14 मई 1964 को। इस पर्टिकुलर ऐसे में हर्बर्ट रेड ने लेजर के मीनिंग को डिफाइन किया है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि लेजर का मीनिंग किस प्रकार से चेंज हुआ है और अब प्रेजेंट टाइम में हम लेजर को एक प्रकार से प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आर्ट के द्वारा किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लेजर की बात करें तो लेजर का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आप खाली हों, मतलब किसी भी प्रकार का आप कोई फिजिकल वर्क ना कर रहे हो, ना ही किसी प्रकार का कोई मेंटल वर्क कर रहे हो, तो वो आपके लिए लेजर टाइम पीरियड हो जाएगा। और लेजर टाइम पीरियड अगर हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले की बात करें, जैसे देखें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मेनली यूरोप और अमेरिका में हुआ था और इसका टाइम पीरियड था 1760 टू 1820। तो ये जो औद्योगिक क्रांति है या फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ये इसका टाइम पीरियड है 1760 टू 1820। मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले जो सोसाइटीज़ थी या फिर जो लोग थे, उनका मानना था कि उनके द्वारा एक पर्टिकुलर टाइम सीज किया जाता था या सिक्योर किया जाता था ताकि वो प्लेफुल एक्टिविटीज़ करें, राइट। और वहीं पर अगर हम मॉडर्न मैन की बात करें या फिर अभी अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो मॉडर्न टाइम पीरियड में अब हमारे लिए ये जो आइडल टाइम है या फिर जो लेजर है जिसमें हम कुछ नहीं करते हैं, वो एक प्रकार से प्रॉब्लम के रूप में कंसीडर किया जाता है। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि हम इस पर्टिकुलर टाइम को किसी प्रकार से यूजफुल या फिर गेनफुल एक्टिविटीज़ में ऑक्यूपाई कर सकते थे अपने आप को, अपने बॉडी को या फिर अपने माइंड को। तो आगे देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर ऐसे में वर्क एंड प्ले दो टर्म दिए गए हैं और इन दोनों ही टर्म का मीनिंग अलग है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ वर्क की, तो वर्क को आप दो प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं, पहला फिजिकल और दूसरा मेंटल। फिजिकल वर्क का मतलब होता है एक ऐसा टास्क या फिर एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप फिजिकली इन्वॉल्व हैं, जिसमें आप खुद पार्टिसिपेट करते हैं। और मेंटल का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्क जिसमें आपकी बॉडी पार्टिसिपेट नहीं करती, मतलब मूव नहीं करती है या फिर आप फिजिकल वर्क नहीं करते हैं। फिजिकल वर्क में आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं किसान हूँ और गड्ढा खोद रहा हूँ तो वो एक प्रकार से फिजिकल एक्टिविटी है, मतलब वो एक वर्क है। और वहीं पर अगर हम मेंटल एक्टिविटीज़ की बात करें, मैं एक टीचर हूँ तो मैं किस प्रकार के एक्टिविटी को करता हूँ, मैं मेंटल एक्टिविटी को करता हूँ जो कि वर्क कंसीडर होगा। अब और अगर हम बियॉन्ड इसके डिस्क्रिप्शन को कंसीडर करें तो याद रखना, वर्क केवल और केवल यहीं तक ख़त्म नहीं होता कि कोई भी एक फिजिकल या फिर अगर मेंटल एक्टिविटी को आप कर रहे हैं तो वो वर्क हो जाएगा। याद रखिएगा, वर्क तब कंप्लीट माना जाएगा जब वो आपको किसी प्रकार से लिवलीहुड अर्न करने में हेल्प करता हो। मतलब अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे आपकी आजीविका या फिर जिसे अगर मैं लिवलीहुड कहूँ, इसे आप अर्न कर पा रहे हैं या फिर अगर आपको मनी की अर्निंग हो रही है तो वो आपके लिए वर्क हो जाएगा। और वहीं पर अगर आप अपना इंटरटेनमेंट के लिए या फिर जॉयफुल एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो कंसीडर होंगे प्ले के तौर पे। तो ये क्या हो गए, आपके जॉयफुल एक्टिविटीज़ हो गए या फिर इंटरटेनमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो हर्बर्ट रेड ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के द्वारा जो काम किया जाता है या जो वर्क किया जाता है
वो दूसरे के लिए वर्क ना हो सकता है कि वो दूसरे के लिए एक प्रकार से प्ले हो जाए या फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो जाए। जैसे मान लें कि मैं एक पोएट हूँ और मैं एक पोएट्री मतलब पोएट्री का वर्क लिखता हूँ या पोएम लिखता हूँ, तो उस पर्टिकुलर पोएम के थ्रू मुझे कुछ अर्निंग होगी और उस अर्निंग से मैं अपनी लिवलीहुड मैनेज कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि ये जो पोएट्री राइटिंग का या फिर पोएम राइटिंग का जो टास्क है वो मेरे लिए वर्क हो गया। और अगर आप वही पीस ऑफ वर्क या फिर वही पर्टिकुलर पोएम को अगर आप रीड करते हैं तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्ले, राइट। यहाँ पर क्या हो गया, ये प्ले हो गया। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए एक प्रकार से जॉयफुल या फिर एंटरटेनिंग एक्टिविटी है। दूसरी, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एक प्ले में हम मेंटल एक्टिविटी ही इंक्लूड करें, हो सकता है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाए, राइट। अब दूसरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर और आगे अगर हम देखें तो वर्क एंड प्ले के अलावा हमने और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, खासतौर से हार्वर्ड रेड ने जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें दो प्रकार से कैटेगराइज किया। एक तो वो एक्टिविटीज़ जिनमें हम अपनी बॉडी को और अपने माइंड को एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करें कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेलते समय आपकी बॉडी भी पार्टिसिपेट करेगी और आपका जो माइंड होगा वो भी इंटीग्रेटेड होगा आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ से। तो जो एक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर जो एक्टिव एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हमारी जो बॉडी होती है वो कोऑर्डिनेट करती है और जो हमारा माइंड होता है वो इंटीग्रेटेड होता है। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है और मेंटल इंटीग्रेशन होता है। वहीं पर अगर हम पेसिव एक्टिविटीज़ की बात करें या फिर पेसिव एंटरटेनमेंट्स की बात करते हैं, तो पेसिव एंटरटेनमेंट्स में याद रखिएगा आपकी जो बॉडी होती है वो पार्टिसिपेट नहीं करती। जैसे कि अगर कोई भी एक व्यक्ति ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है, तो ग्राउंड में जो व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है वो एक प्रकार की एक्टिव एंटरटेनमेंट की एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि इससे आप फिट रहेंगे, आप दौड़ेंगे, मूव करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइज हो सकती है उनमें इन्वॉल्व, तो वो एक प्रकार की एक्टिव एंटरटेनमेंट एक्टिविटी हो गई। और वहीं पर अगर आप घर पर बैठ करके टीवी पर, मोबाइल पर या कंप्यूटर पर क्रिकेट देख रहे हैं, राइट, क्रिकेट देख रहे हैं, तो वो आपके लिए फिर क्या हो गया, पेसिव एंटरटेनमेंट की एक्टिविटी हो जाती है, जिसमें आपका माइंड तो ऑक्यूपाइड रहेगा लेकिन आपकी जो बॉडी है, राइट, वो किसी भी प्रकार से पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ों में डिफरेंस बताया गया है कि अगर आप एक्टिव एक्टिविटीज़ में या फिर एक्टिव एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि अगर आप डांसिंग खुद ही करते हैं, राइट, खुद डांसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे आपकी बॉडी में मूवमेंट रहेगा, फिजिकल एक्सरसाइजेस होंगी और आप अल्टीमेटली हेल्दी रहेंगे। वहीं पर अगर आप डांसिंग देखते हैं तो फिर वो पेसिव एंटरटेनमेंट में आ जाएगा, जिसमें आपका माइंड तो ऑक्यूपाई हो गया लेकिन हमारा जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो ऑक्यूपाई या इन्वॉल्व नहीं होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता। सेम उसी प्रकार से और भी एग्जांपल दिए हैं हार्वर्ड रेड ने, जैसे एक तो क्रिकेट खेलना और देखना हो गया, दूसरा यहाँ पर डांसिंग का हो गया। इसी प्रकार से हम सिंगिंग कह सकते हैं या फिर और किसी प्रकार की कोई एक्टिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आप खुद एक्टिंग कर रहे हैं स्टेज पर, तो उसमें आपकी बॉडी भी पार्टिसिपेट करती है और माइंड भी इंटीग्रेटेड रहता है। लेकिन अगर आप वहीं पर फिल्म देख रहे हैं मोबाइल पर या फिर कंप्यूटर पर, तो वहाँ पर केवल और केवल आपका माइंड ही ऑक्यूपाइड होगा, आपकी बॉडी किसी भी प्रकार से पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो पेसिव एंटरटेनमेंट की अगर आप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो इससे हेल्थ पर किसी भी प्रकार का कोई बहुत अधिक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। वहीं पर अगर आप एक्टिव एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगी, आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो लेज़र टाइम पीरियड है आज के समय में, क्योंकि आज के समय में हर एक व्यक्ति अपने टाइम को अधिक से अधिक यूटिलाइज करना चाहता है, तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास में जितना भी टाइम है, मतलब जो 24 आवर्स हैं, वो ओवरऑल 24 आवर्स को बहुत ही अच्छे से गेनफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहता है अपने आप को। जैसे अगर हमारे पास में कोई एक आइडल टाइम है तो वो हमारे लिए एक प्रकार से डेस्परेट स्टेट हो जाती है। हमारे पास में अगर फ्री टाइम है, आइडल टाइम है या फिर लेजर टाइम है, तो वो हमारे लिए एक प्रकार से डेस्परेट स्टेट ऑफ वैकेंसी हो गई, राइट। डेस्परेट स्टेट ऑफ वैकेंसी का मतलब हो गया एक ऐसी वैकेंसी
जिसमें हमारा माइंड और बॉडी खाली हो, राइट। मतलब अगर जहाँ पर हमारा माइंड और बॉडी अगर इन्वॉल्व नहीं है तो वो हमारे लिए एक प्रकार की वैकेंसी है, एक प्रकार का आइडल टाइम है, और जिससे हमें किसी भी प्रकार की कोई गेन नहीं होता, किसी भी प्रकार का हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता, कुछ भी पर्पजफुल नहीं हो रहा है, तो वो हमारे लिए अब एक प्रॉब्लम हो गया है। तो हम इसी चीज़ को अगर चाहें तो कुछ आर्ट से रिलेटेड या फिर अगर मैं कुछ कहूँ कुछ क्राफ्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक वर्किंग प्रोफेशनल है, सपोज जैसे इस पर्टिकुलर अगर मैं ऐसे के अकॉर्डिंग कहूँ तो हार्वर्ड रेड ने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि अगर कोई एक मर्चेंट है, मतलब अगर कोई एक व्यापारी है, तो हो सकता है कि वो संडे के दिन हंटर के रूप में काम करे, मतलब एक शिकारी की तरह वर्क करे, जैसे शिकार खेलने जा सकता है वो। अगर कोई एक क्लर्क है, राइट, तो हो सकता है कि वो माली का काम करे, मतलब गार्डनर का काम करे। और वहीं पर अगर कोई पेपर मेकिंग मशीन पर काम करता है तो हो सकता है कि वो वीकेंड में या फिर संडे के दिन कुत्ते की एक ब्रीड होती है जिसे नाम दिया है बुल टेरिस, राइट, बुल टेरियर्स, सॉरी, तो बुल टेरियर्स की वो ब्रीडिंग कर सकता है। ब्रीडिंग का मतलब होता है पालना, राइट। अगर आप एनिमल्स को पालते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्रीडिंग ऑफ एनिमल। जैसे आप एनिमल हस्बेंड्री में, आई होप कि आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। तो ये सभी चीज़ें इस पर्टिकुलर ऐसे में हार्वर्ड रेड के द्वारा डिफाइन की गई हैं। बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखना है। पहला कि लेज़र का मीनिंग क्या है, और लेज़र का जो मीनिंग है एक्चुअली वो टाइम के साथ किस प्रकार से चेंज हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले लोग लेज़र को सिक्योर करते थे, लेज़र को गेन करते थे ताकि वो अपनी टाइम को जॉयफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकें अपने आप को। और वहीं पर अगर हम मॉडर्न टाइम पीरियड में देखें तो अब लोगों को ये प्रॉब्लमेटिक थिंग के जैसे लगता है, ऐसा फील होता है कि ये हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। तो हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं उसे किसी ना किसी प्रकार की एक्टिविटी में ऑक्यूपाई करने के लिए। और यहाँ पर एक चीज़ और भी बहुत अच्छे से डिफाइन की गई हार्वर्ड रेड के द्वारा कि अगर आप अपनी बॉडी एंड माइंड को किसी भी प्रकार के एक्टिव या फिर पेसिव इंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ में अगर इन्वॉल्व नहीं करते हैं, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो फिर वो अल्टीमेटली किसी ना किसी प्रकार के इलॉजिकल थॉट्स को लीड करेगी, और हो सकता है कि आप एक एंटी सोशल एलिमेंट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएं। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जब नाजी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, जब नाजी पार्टी बनाई गई थी, तो उस समय जो रिक्रूटमेंट हुई थी नाजी पार्टी के लिए, उनमें खासतौर से उन लोगों को हायर किया गया था जो कि बोर्ड पीपल थे। बोर्ड, जैसे हम नहीं कहते हैं बोर, राइट, जैसे मैं बोर हो रहा हूँ, तो ये बोर्ड पीपल थे। और ख़ासतौर से बोर्ड पीपल का मतलब ये नहीं है कि वो अनएम्प्लॉयड थे। बोर्ड पीपल का मतलब था कि उनके पास में टाइम था, उनके पास में पूरा, मतलब वो किसी भी प्रकार की ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे थे जो कि किसी प्रकार से इंटरटेनिंग हो या फिर किसी प्रकार की उन्हें लिवलीहुड या फिर मनी अर्न हो। तो उनके पास में फ्री टाइम था और वो अल्टीमेटली एंटी सोशल एक्टिविटीज़ की ओर अपने आप को अट्रैक्टेड कर देते हैं, राइट। एंटी सोशल एलिमेंट्स के रूप में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। जैसे अगर हम अपने यहाँ पर देखें, अगर सभी लोगों के पास में खाली समय हो तो अक्सर ऐसा कहा जाता है इंडिया में कि खाली समय शैतान का घर हो जाता है, मतलब खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। तो हमें इस ऐसे से सीखने को ये मिलता है कि एक तो बेसिकली हम वर्क और प्ले की जो बीच में डिफरेंस है उसे समझ लें। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वर्क एंड प्ले का जो बीच का डिफरेंस है वो बहुत ही अधिक नैरो हो जाता है। जैसे मेरे लिए जो टीचिंग एक्टिविटी है उससे मुझे भले ही अर्निंग होती हो, लेकिन हो सकता है कि वो आपके लिए एक प्रकार से रिक्रिएशनल थिंग हो जाए। वो इसलिए क्योंकि जो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ वो आपके लिए यूजफुल होगा, राइट। उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, और अल्टीमेटली वो आपके एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो इस प्रकार से वो आपके लिए एक प्रकार से रिक्रिएशनल थिंग हो गई। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई एक पोएट एक पोएम लिखता है तो वो उसके लिए वर्क हो जाता है, लेकिन दूसरे के लिए वो वहीं पर प्ले हो जाता है, राइट। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप इस प्रकार से इसे कंसीडर करते हो तो फिर इन दोनों ही एक्टिविटीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा वाइड गैप नहीं रहेगा, वाइड डिफरेंस नहीं होगा। तो यही था, इसे आप एक बार चेक कर लीजिए। और चाहें तो एक चीज़ और मैं अवश्य कहूँगा आप सभी से कि अगर आप इसी प्रकार के और भी एसेज या फिर और भी लिटरेरी थिंग्स को स्टडी करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल
को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नियर फ्यूचर में मैं और इसी प्रकार से वीडियोज़ को अपलोड करता रहूँगा। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, राइट, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइज़।